नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रभात क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज संस्कृत विषय के बारे में बात करेंगे। वैसे सेकंड ग्रेड का हो या रीट का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए और विशेष रूप से संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत को समझना बहुत ही कठिन है और जिनको मूल रूप से देखा जाए तो माहेश्वर सूत्र, जिनको माहेश्वर सूत्र समझ में नहीं आएंगे उनके लिए संधि प्रत्याहार वगैरह इन सब के समझने में वो काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए हम आज सबसे पहले आपको बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताएंगे। आप देखेंगे आपके सामने माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं और ये सामान्य जानकारी आपके पास होगी कि माहेश्वर सूत्र की संख्या है वो कुल 14 संख्या होती है। लेकिन इसको है वो किस प्रकार प्रयोग में लिया जाना है उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए दो शब्द आएंगे, पहले प्रत्याहार के बारे में, फिर अच और हल के बारे में। आप सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को याद कर लीजिए जिस प्रकार ए ई उ न रील री क ए ओंग अयुच है वरट लेण जमंग नंदम जबज गड़दस जब गड़दस खप चढ़त चढ़तव कप ससर और हल। बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आप कोड याद कर लीजिए, उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वह हलंत है। इसको आप कंफर्म कर लीजिए। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है। इसको है वो सामान्य रूप से भाषा में हमें वो हलंत बोलते हैं। माहेश्वर सूत्र की गणना करते समय आपको इन हलंत लगे हुए जो वर्ण हैं इनको इत संज्ञक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इत संज्ञक। इत संज्ञक की गणना नहीं करनी है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे संस्कृत में स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण है अच एक प्रत्याहार हैं। अब आप प्रत्याहार को समझिए। प्रत्याहार वर्णों का समूह है। क्या है? वर्णों का समूह। कैसे? जैसे माहेश्वर सूत्र में आप कितने वर्ण ले रहे हैं। आप सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को समझो। इसमें 1 से लेकर के जो 4 तक माहेश्वर सूत्र हैं ये स्वरों के हैं और 5वें से लेकर के 14वें तक ये व्यंजन है। इत संज्ञा की गणना नहीं करनी है तो अ ई उ रील री ए ओ अयु ये मूल स्वर हैं। इन मूल स्वरों में सबसे पहले वर्ण आया है ए और अंत में प्रत्याहार में इत संज्ञा की गणना करनी है। इसलिए ए से लेकर के च तक, ये ए और इससे च तक यानी ये अच हुए। इसलिए अच है वो संस्कृत में अच को ही हिंदी में स्वर बोलते हैं हम। और है से लेकर के ल तक जिनको हम हल बोलते हैं और हल है वो हिंदी में जिसे हम व्यंजन का नाम देते हैं। तो आप समझ चुके होंगे अच और हल और प्रत्याहार वर्णों का समूह। यहाँ से लेकर के जैसे आप अ से लेकर के ट तो अठ। संस्कृत में कुल 41 प्रत्याहार माने गए हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी में। और कहीं पर एक उर्ण रपर सूत्र आता है, उसमें रे को साथ जोड़ा जाए तो 42 संख्या मानी गई है। तो आप इसमें किसी भी वर्ण के साथ में जैसे आप ए ट या है वो झ ल ज ब वगैरह बहुत सारे है वो वर्ण बनते हैं। ह ल स्वर और व्यंजन अगर आप दोनों का जोड़ करें तो अ से लेकर के ल तक आप इसको अल नाम दे सकते हो। अल एक प्रत्याहार है और अल का मतलब हुआ स्वर और व्यंजन समस्त वर्ण जिसे हम है वो अल की संज्ञा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं स्वर जैसे हमने संस्कृत में इसे अच माना गया है।
इसके दो भेद माने गए हैं, मुख्य रूप से स्वर के दो भेद माने गए हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री और लृ को माना गया है, तो ये कुल 5 हुए। और दीर्घ स्वर में अ का ही दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का दीर्घ रूप उ और री का दीर्घ रूप री, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर की संख्या 8 है और इस प्रकार दोनों मिलाने से कुल स्वर है वो 13 माने गए हैं। अब आप इसको देख सकते हो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में यहाँ तक री तक है वो दीर्घ है और इसके बाद वाले जो दीर्घ स्वर हैं इनको संयुक्त स्वर माना गया है। संयुक्त स्वर का मतलब होता है एक से अधिक स्वरों का योग। आप देख सकते हैं, जैसे इसको हम यहाँ समझेंगे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए, यह किस संधि का है? गुण संधि का उदाहरण है। आप गुण संधि में इनके सूत्रों को हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप सामान्य रूप से संयुक्त स्वरों को समझिए। अ प्लस उ बराबर ओ। इसी प्रकार ये भी है वो गुण संधि का ही उदाहरण है। और अ प्लस उ बराबर अ प्लस ओ बराबर औ, क्योंकि हम उ का उदाहरण हमने समझ लिया था, यहाँ ओ और औ का उदाहरण समझेंगे। अ प्लस ओ बराबर औ और अ प्लस ये ए का रह गया है, अ प्लस ए बराबर आई, यानी कि यहाँ अ प्लस ई बराबर ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस ए बराबर आई और ए प्लस ओ बराबर औ। इस प्रकार से यह अ प्लस ए बराबर आई और ए प्लस ओ बराबर औ ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। यानी वृद्धि संधि का है वो निर्माण यहीं से शुरू हो जाता है। इन स्वरों के माध्यम से वृद्धि संधि बनती है। अब बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। और माहेश्वर सूत्र में हमने पढ़ा था हल प्रत्यार अ से लेकर के लय तक के जो माहेश्वर वर्ण हैं उनको है वो हल माना गया है और यही व्यंजन माने गए हैं। और व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं, लेकिन कुल भेद इसके 4 माने गए, ये ध्यान रखना है। कुल भेद में क्या है? संयुक्त व्यंजनों को 7 माना गया है, जबकि ये मूल रूप से व्यंजन न होकर के व्यंजनों का योग हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। यह आप देखोगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को समझने के लिए काद्यो मावसाना स्पर्शः, इस सूत्र को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, बहुत इजी है। काद्यो, काद्यो शब्द का मतलब हुआ क के आदि से, यानी कि वर्णों की गणना करते समय क से पहले यानी क भी साथ में शामिल किया जाए। क से लेकर के क आदि, क के आदि से लेकर मैं के अवसान तक। मैं के अवसान का मतलब होता है पूर्ण होना, यानी कि मैं भी साथ में लिया जाए। क से लेकर के मैं तक, यानी कि क ख ग घ ङ च छ ज झ न ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म, यहाँ तक जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी कुल संख्या है वो 25 मानी गई है। क वर्ग को संस्कृत में कु सबसे परिभाषित किया जाता है। इसी प्रकार कु, चू, टू, तू और पु। कु का मतलब कैसे ng तक, क वर्ग। क वर्ग और क वर्ण में अंतर समझो आप। क वर्ग और क वर्ण। क वर्ग का मतलब हुआ क, ख, ग, घ और ng। इसी प्रकार क वर्ण का मतलब हुआ केवल क वर्ण।
एक बात ध्यान रखने लायक है, जिन वर्णों पर हलंत लगा हुआ है, जैसे सारे जो व्यंजन हैं क हलंत अ बराबर क, ये अपने आप में पूर्ण व्यंजन माना गया है। और जिस क के आगे हलंत है यह मूल व्यंजन है, यह ध्यान रखना है। अगर कहीं मूल व्यंजन की बात की जाए तो जिन वर्णों को हलंत लगा है वही मूल व्यंजन माने गए हैं। बहुत बार परीक्षाओं में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में विशेष रूप से इस प्रकार की बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर गलतियां वहीं होती है जहां बहुत सरलता होती है और सरल प्रश्न करने वाले लोग कंपटीशन से सीधे बाहर हो जाते हैं। इसलिए मूल व्यंजन जिन वर्ण के हलंत लगाए वह मूल व्यंजन कहलाता है। तो सारे जो व्यंजन हैं सभी के साथ में ए जुड़ता है, तब पूर्ण व्यंजन बनता है। इसी प्रकार कु यानी क वर्ग, चु यानी च वर्ग, टू यानी ट वर्ग, तु यानी त वर्ग और पु यानी प वर्ग। तो 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5-5 वर्ण हैं। इस प्रकार कुल 25 वर्ण हुए। स्पर्श व्यंजन काद्यो मावसाना स्पर्शः, इस सूत्र से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अगले सूत्र की बात करें, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजनों का अगला भेद अंतस्थ य व र ल। इसमें आपको ध्यान ये देना है, हिंदी में हम य र ल व पढ़ते हैं, जबकि संस्कृत में इसका उच्चारण य व र ल होता है। इसका भी हम आगे स्वर संधि के समय आपको स्पष्ट करवा देंगे कि ऐसा क्यों होता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हिंदी की जननी भी संस्कृत ही मानी गई है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक भाषा है। अब अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर की संज्ञा भी दी गई है। आधे स्वर न स्वर पूर्ण है और न ये पूर्ण व्यंजन है, इसलिए इनको अर्ध स्वर की संख्या दी गई है। तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 य व र ल। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का मतलब है जिनका उच्चारण करते समय अधिक श्वास की जरूरत पड़े, तो उसमें स श स अ, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण विशेष रूप से ध्यान दें। श श, इस श का उच्चारण है वो ख की तरह होता है, आधा ख। ख, ये श ये श शिव, और ये ष षटकोण, आप षटकोण बोलते हैं अक्सर, षटकोण, ये शिव, और ये सीधा सपाट स सड़क। श श स ह, इस प्रकार इनका आप उच्चारण कीजिए। अब 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, इस प्रकार कुल 33 व्यंजन माने गए हैं और 13 स्वर माने गए हैं। हिंदी में है वो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, जबकि संस्कृत में 13 मानी गई है। री को आप है वो लघु और गुरु में समझिए, यानी छोटी री और बड़ी री। अक्सर हम भेद नहीं कर पाते हैं, तो री आप देखोगे ये छोटी री है, और बड़ी री लिखते समय ये ध्यान रखना है, इसमें 2 प्रकार के मोड़ आते हैं। ये बड़ी री हो गई, इसको यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये छोटी है और ये बड़ी हो गई, ये री, तो इसको आप है वो गुरु मानोगे। संयुक्त व्यंजन की बात करें, इनको संयुक्ताक्षर भी कहा गया है। क्ष, त्र, ज और स्र, ये 4 है वो संयुक्ताक्षर हैं। ये मूल व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये व्यंजनों का योग है। 2 व्यंजनों के योग होने के कारण इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहा गया है। जैसे क्ष, क और श, तो इसमें ध्यान रखना है क हलंत है, क्योंकि बिना हलंत के किसी वर्ण का उसके साथ में योग नहीं किया जा सकता है। जैसे ये क हलंत है और इसके साथ में सीधा तौर पर लिखेंगे तो इस प्रकार ये लिखेगा क्ष, और इसी को ही है वो इस प्रकार लिखा जाता है क्ष। त्र में त और र, और ये ज के अंदर है वो ज और ज बोलते हैं, ज और ज, इसका उच्चारण ज होता है, जबकि हम अक्सर इसका उच्चारण है वो इस प्रकार करते हैं ग
जबकि ये सही नहीं होकर के इसका उच्चारण है वो जे होता है। और श्रेय में है वो श और र, इनके योग से है वो श्रेय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार व्यंजनों के 3 भेद हैं, मुख्य रूप से 3 भेद हैं और कुल 4 भेद माने गए हैं। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको प्रत्याहार का प्रयोग कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे हम। यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से, जैसे अच है, हल है, हमने कुल 41 अथवा 42 पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार 41 अथवा 42 प्रत्याहार माने गए हैं। प्रत्याहार का अर्थ भी आपको बताया था। प्रत्याहार का मतलब हुआ ये एक वर्णों का समूह है जिन वर्णों को है वो माहेश्वर सूत्रों से क्रमबद्ध उठाया जाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, एक सूत्र के आधार पर हम प्रत्याहार को समझेंगे। जैसे इको यण अचि, ये सूत्र आपने व्याकरण में बहुत पढ़ा होगा, जो कि यण संधि का उदाहरण है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको प्रत्याहारों का प्रयोग कैसे करें इसकी जानकारी मिलेगी, और दूसरा यण संधि भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इको यण अचि, इको शब्द है मूल रूप से इकह, इकह का है वो संधि शब्द इको हुआ। तो इकह एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ई, उ, री और लृ, ये 4 वर्णों का समूह है इकह। दूसरा इकह यण, ये हो गया यण। यण भी एक प्रत्याहार है और इसमें वर्ण हुए य, व, र, ल, ये 4 वर्ण हैं। और अचि का मतलब अच से माना गया है, और अच का मतलब होता है स्वर, जिनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं और संस्कृत में इनको अच माना गया है। अब संधि में इनका प्रयोग आप यण संधि के अनुसार इस प्रकार लिख करके समझ सकते हो। यहां हमने इक लिखा है, इक के स्थान पर यण होता है। बहुत ही सरल सूत्र है, एको यणचि, इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर। परे का मतलब हुआ संधि पद के बाद। तो आप इसको अच्छे से समझिए। यहां आप है वो हम समझेंगे इसको, ई के स्थान पर ये, वहां हमने वो साइड में लिखे थे, यहां आप समझ सकते हो। और ये जो तीर के निशान है ये 2 तरफा है, यानी ई के स्थान पर ये होता है और ये के स्थान पर ई होता है। संधि में 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, या तो संधि पद का विच्छेद करना और या है वो संधि विच्छेद को संधि करना, दोनों बातें याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए ई के स्थान पर य अथवा ये के स्थान पर ई, उसी प्रकार उ के स्थान पर व और व के स्थान पर उ आएगा। इसी प्रकार है वो री का रे और लृ का ले होगा। ये इसका पहला उदाहरण देखेंगे हम। यहां हमने एक संधि विच्छेद का पद, क्योंकि संधि का हमेशा विच्छेद होता है और समास का हमेशा विग्रह होता है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, संधि हमेशा वर्णों की होती है और समास हमेशा पदों का होता है, ये दोनों का मुख्य अंतर है। यहां प्रति धन एक, बहुत अच्छे से समझिए। प्रति शब्द में से हमने प्रत हटाया है और ई की जो मात्रा है ये हटाने से पीछे बचा प्रत, तो यहाँ प्रत लिखा और ई को हमने हटा दिया। और एक, यहाँ हमने प्लस का प्रयोग नहीं किया है, इससे पूर्व वर्ण को है वो, क्योंकि संधि करते समय हमें गणित की तरह इसमें मात्राओं का भी जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो यहाँ ई को अलग किया है। और इको यण अचि, एक के स्थान पर यण होता है। इस सूत्र के अनुसार यहाँ जो ई आया है, इस ई के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये। तो यहाँ हमने ई के स्थान पर ये लिखा है, तो यहाँ प्रत ई के स्थान पर ये और एक। अब इसको आगे देखो, प्रत अलंत है, इसको आधा लिखेंगे और ये के साथ में ए जुड़ेगा तो बन जाएगा ये, और शब्द बन गया प्रत्येक। अब आप इसको समझिए, प्रत्येक, अब जरूरी नहीं है कि परीक्षा में प्रतिधन एक आए, परीक्षा में प्रत्येक आ सकता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद करना है। अब सीधा ये बताएंगे कि प्रत्येक में कौन सी संधि आई है।
तो इसको आप है वो इसका संधि विच्छेद के रूप में रफ में कर सकते हो। बहुत अच्छे से समझो आप। जैसे प्रत, तो ये ध्यान रखिए यण संधि में शब्द को वहीं से तोड़ा जाएगा जहां कोई आधा वर्ण आया है। जिस प्रकार कोई लकड़ी वहीं से ही पहले टूटेगी जहां उसका जोड़ होता है, उसी प्रकार इसमें शब्द भी वहीं से ही टूटेगा जहां कोई बीच में आधा हो। प्रत्येक में तय आधा है, इसलिए यहीं से ही टूटेगा, इसलिए हमने प्र और तय लिख दिया। ये को अलग करो और ए की मात्रा और क। अब हम यही वापस यहां हमने देखा ई के स्थान पर ये, और यहां हम देखेंगे ये के स्थान पर ई। तो संधि करते समय ई के स्थान पर ये और संधि विच्छेद करते समय ये के स्थान पर ई। प्रत ये के स्थान पर हमने ई लिख दिया और एक, तो यहाँ ये ई है वो तय के साथ में जोड़ेंगे तो प्रति और पीछे बचेगा एक, तो ये इसका हो गया संधि विच्छेद। ये हमने एक उदाहरण दिया है केवल, इसके आधार पर आप सारे शब्दों का है वो अच्छे से संधि और इसका विच्छेद समझ सकते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण समझेंगे अभी, ऊ के स्थान पर वह का। स्वागतम, लगभग हर परीक्षा को एक को छोड़ करके एक परीक्षा में यह शब्द आता है कि स्वागतम का संधि विच्छेद कीजिए, और यह स्वागतम में कौन सी संधि होती है, दोनों में से एक अक्सर आता है। तो यहाँ स्वागतम में हम कहाँ से शब्द को तोड़ेंगे, मैंने आपको पहले भी यही बताया है कि जहाँ कोई वर्ण आधा दिखे वहीं से ही शब्द को तोड़ना है, भले ही शुरुआती आधा क्यों ना हो। इसमें शुरुआती आधा है, इसलिए हमने सबसे पहले इसका टुकड़ों में इसको से अलग करो। जैसे ही से को अलग किया, पीछे बचा वह को अलग कर दो और पीछे बचेगा यहाँ आगतम। अब यहाँ वही देखो, इसका उल्टा वह के स्थान पर हूँ। यहाँ हमने संधि विच्छेद का संधि किया है, यहाँ संधि पद का पहले विच्छेद करें, इसका विपरीत कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से दोनों विधियाँ समझ में आ जाए। यहाँ वह अलग किया हमने, वह के स्थान पर हमें करना पड़ेगा ऊ, तो यहाँ वह के स्थान पर हमने ऊ किया, तो ये से आधा है, वह के स्थान पर ऊ हुआ और यहाँ बचा आगतम। अब ऊ को आप से के साथ जोड़ दो, तो ये बचेगा सु प्लस आगतम। इस प्रकार इसका सही संधि विच्छेद हो गया सुधन आगतम। और इसी प्रकार अब इसी प्रकार आ जाए कि सुधन आगतम का संधि कीजिए, तो आप है वो सु का है वो से अलग करो, ऊ को अलग कर दो आगतम, और ऊ के स्थान पर वापस वही विधि अपनाओ, वह लगाओ और से व और आगतम, तो वह के साथ में है वो आगतम जोड़ो तो स्वागतम बन जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि वधवा, या है वो प्रत्यागमन, या वही प्रत्याहार, या है वो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो जहाँ पर आधे हैं वहीं से ही आपको तोड़ना है। और इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से आप बहुत अच्छे से यण संधि को समझ सकते हैं, और इसी के साथ आप है वो इन प्रत्याहारों को भी है वो अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी प्रत्याहारों का प्रयोग हम अगले वीडियो में संधि में आपको अच्छे से समझाएंगे। इसका अभ्यास करना। बहुत बहुत धन्यवाद।